Good afternoon to all. On behalf of Applied Forensic Research Sciences, I, Tanupi Chandel, volunteer of Applied Forensic Research Sciences, welcomes everyone. I welcome all the dignitaries, teachers, and students. Today, I am pleased to share that our organization has completed 1 year. The 1 year long journey was only possible due to the hard work and teamwork of our group, which contributes to an equal efforts behind the success of Applied Forensic Research Sciences Group. Today, I want to dedicate a quote as it says, "The success of an organization is a result of the combined effort of every individual." Feeling pleasured to welcome all of you and thank you so much for joining us. अगर पेशेंट को गंभीर लक्षण है तो रैपिड कर लिया जाता है, वो तुरंत उसका मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर आरटी-पीसीआर अगर टेस्ट दिया गया है या उसकी रिपोर्ट वगैरह दी गई है, तो उसके 12 से 24 घंटे में आता है। जब तक ना रुकते हुए अगर गंभीर लक्षण है तो तब भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ किया जा सकता है। अब आगे का देखते हैं दोस्तों कि जो लक्षण है वह भी हर कैटेगरी के लोगों में अलग-अलग है। सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों में, 1 से लेके 15 साल के बीच के बच्चों में। तो 1 से लेके 15 साल के जो बच्चे होते हैं, सुबह के उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है, इसलिए उन लोगों में अगर सिम्पटम्स वगैरह आते हैं तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जनरली सिम्पटम उनमें पहचानने का एक सही तरीका यही है, अगर बच्चे में सर्दी, खाँसी, बुखार, उसके साथ में वीकनेस आ रही है, बच्चा खा पी पा नहीं रहा है या फिर उससे लगातार फ़ीवर आ रहा है या वह खेलना-कूदना उसने बंद कर दिया है, तो अपन पहचान कर सकते हैं कि इससे कोविड वायरस हो सकता है। लेकिन फाइनली उसका जो फाइनली उसका डिसीज़न रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर के बाद ही हो सकता है। तो दोस्तों, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करने की बहुत कम ज़रूरत होती है, उन्हें होम आइसोलेशन में भी ठीक किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में उनकी मेडिसिन्स वगैरह है, वो सिम्प्टोमेटिक चलेगी दोस्तों। अगला ग्रुप आता है 15 से लेके 30 वर्ष के बीच का ग्रुप। यह टीनेजर्स और एडल्ट लोगों का होता है। इसमें लक्षण काफ़ी कम होते हैं, असिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट पूरी तरह से। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो होता है, उसमें बिल्कुल कम लक्षण आते हैं। शुरुआत में 1 आध बार या 2 एक बार फ़ीवर आएगा या सर्दी-खाँसी या बुखार होगा। पर दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में भी अगर सीटी चेस्ट स्कैन वगैरह कराया जाए, उसमें अगर वायरस का इन्फेक्शन या इन्वॉल्वमेंट अगर ज़्यादा आता है, तो ही हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप होम आइसोलेशन में रहकर 8 से 10 दिन का होम आइसोलेशन ड्यूरेशन रहता है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार। वह लेकर उसमें आपके जो चिकित्सक है, आपके जो डॉक्टर्स हैं, उनसे टाइम टू टाइम मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करवा के उनसे उनकी सलाह लेकर, उनका परामर्श लेकर आप होम आइसोलेट होके एक रूम में रहेंगे और टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे, तो आप बिल्कुल रिकवर हो जाएँगे दोस्तों। लेकिन अगर कोई गंभीर लक्षण अगर इस 8 से 10 दिन का जो होम आइसोलेशन का पीरियड है उसके अंतर्गत, तो आप कृपया डॉक्टर से परामर्श लेकर या अपने जो फैमिली फिजिशियन है उससे परामर्श लेकर आप तो हॉस्पिटलाइज़ हो जाइए। बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। अगला ग्रुप में देखते हैं 30 से 60 साल के बीच वालों का, ठीक है? तो ऐसे ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें इम्यूनिटी कुछ-कुछ लोगों में अच्छी रहती है, वेल डेवलप होती है, पर कुछ लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, बिकॉज़ उन लोगों में कमॉर्बिड डिसीज़ की संभावना रहती है। अगर कमॉर्बिड डिसीज़ है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायरॉइड है, अस्थमा जैसी समस्या है, तो इन लोगों को असिम्प्टोमेटिक है और ये सारी चीज़ें हैं, तो अपना जो कमॉर्बिड डिसीज़ की जो मेडिसिन चलती है, उसे रेगुलर खाएँ। अगर कोई लक्षण वगैरह कम दिख रहा है, तो आप होम आइसोलेशन में आप रह सकते हैं। अगर लक्षण बढ़ने लग जाए, तो आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाइए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगला जो ग्रुप आता है दोस्तों, वो होता है 50 से लेके 50 अबोव, 50 से लेके 80-90 तक का। तो ये सभी जो लोग होते हैं, सभी में इम्यूनिटी की कमज़ोर होती है। इन लोगों को काफ़ी लोगों को बीपी की शिकायत होगी, कुछ लोगों को शुगर की शिकायत होती है, कुछ शुरू से अस्थमैटिक होते हैं, कुछ लोगों में तो सर्जिकल इश्यूज़ वगैरह रहते हैं, किसी का सर्जिकल ऑपरेशन हुआ रहता है। तो इन लोगों को दोस्तों यही सलाह दी जाती है कि आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ। कब जब सिम्पटम हो जब, सिम्पटम में साँस लेने में ज़्यादा परेशानी आ रही हो या चेस्ट पे ज़्यादा कंप्रेशन आ रहा हो, चेस्ट पे
एकदम खिंचावट आ रही हो, सुई जैसी चुभन हो रही हो या फिर साँस लेते समय या बोलते नहीं बन रहा हो, साँस फूल रही हो। तो दोस्तों ये गंभीर लक्षण होता है कोरोना का, तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत होती है। दोस्तों इस ग्रुप के लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह बहुत कम दी जाती है। लेकिन अगर सिम्पटम्स कम है और कमॉर्बिड डिसीज़ नहीं है, तो आप होम आइसोलेट हो सकते हैं। होम आइसोलेशन का जैसे मैंने बताया सभी ग्रुप के लोगों के लिए होम आइसोलेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 8 से 10 दिन का होता है, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार है। दोस्तों 10 दिन का आइसोलेशन समाप्त होने के बाद में 6 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन होता है। 6 दिन का सेल्फ क्वारंटाइन जो होता है, वह अपने जो सिम्पटम्स है, उसे एनालिसिस करने का होता है। अगर इन 6 दिनों में सिम्पटम्स बढ़ते हैं, घटते हैं या बिल्कुल ही पहले जो सिम्पटम आ रहे थे उससे अलग टाइप के सिम्पटम स्टार्ट हो गए, सपोज़ वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या सर्दी-खाँसी नहीं से सर्दी-खाँसी बढ़ चुकी हो, पहले साँस लेने में प्रॉब्लम नहीं थी और अचानक से साँस लेने में प्रॉब्लम बढ़ गई हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर लें या चेस्ट फिजिशियन से मिलें और आगे का जो ट्रीटमेंट वगैरह वो प्लान करें। अब दोस्तों आप आगे अपन बढ़ते हैं तो प्रिकॉशंस की बात आती है। तो प्रिकॉशन कैसे लेना है? दोस्तों सभी को पता है कि पिछले 1 साल से अपन इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों सारी हदें पार कर दी गई है इस कोरोना वायरस ने क्योंकि सब तरह के सिम्पटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोग बाग जो हैं, जो सिम्पटम्स समझ रहे थे जिन्होंने वो पढ़े थे कि वो सिम्पटम होते हैं, लेकिन वो सिम्पटम्स के साथ भी आजकल अभी जो इस समय जो चल रहा है, इस समय कुछ मौसमी जो सिम्पटम है, जो लक्षण है, वो भी इसमें इंक्लूड हो गई है। जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी अपन ठंड के मौसम से बदल के अपन गर्मी के मौसम में जा रहे हैं। तो ठंड का मौसम होता है, वो अपने बॉडी को अनुकूलित रख रहा था। अब अपन गर्मी के मौसम में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक एक अपनी जो बॉडी है, वो उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लेगी मौसम को। तो दोस्तों इस समय वोमिटिंग, डायरिया, वीकनेस और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्या भी बढ़ जाती है। उस समय दोस्तों इन कंडीशन में क्या होता है कि हमें इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होने लगती है। तो वीक होने अगर इम्यूनिटी लगती है तो उस समय जो है अगर अपन किसी के कॉन्टैक्ट में जाते हैं लापरवाही पूर्वक, तो हमें कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का हमें कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें कोई भी व्यक्ति हो ऐसा पर्सन जिन्हें हम नहीं जानते, आप ये समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव है, तो उससे कॉन्टैक्ट में ना जाएँ, बिना मास्क से उससे बात ना करें, मास्क आपका प्रॉपर्ली लगा रहे, उसी व्यक्ति को आप सजेस्ट करें कि आप भी मास्क लगा के रखें। अगर गलती से उसे हमने हाथ मिला लिया है या उसकी किसी चीज़ को अपन ने छू लिया है, तो अपने हैंड को सैनिटाइज़ करें। हैंड सैनिटाइज़ अगर नहीं हो, तो साबुन से 2 मिनट तक साबुन से जो है 20 सेकंड तक आपको हैंड वॉश करना है। अगर ये सारी कंडीशन अगर अप्लाई नहीं हो पा रही है और हमें नहीं पता कि हम किसके संपर्क में आ रहे हैं और किसके नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पता इस बारे अवेयरनेस तो दोस्तों देखिए ये जो कोरोना वायरस है काफ़ी गंभीर बीमारी है और काफ़ी वर्ल्ड वाइड अब फैल चुकी है, जो कि काफ़ी परेशान कर रही है। तो हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें कुछ अवेयरनेस हमें अपने आप में, अपने परिवार में लानी होगी। जैसे कि भीड़-भाड़ जैसे एरियाज़ में हम कम जाएँ, वहाँ पे बाहर की चीज़ों का यूज़ कम करें। अगर ऑफ़िस वगैरह और स्कूल, कॉलेज वगैरह में अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉपर्ली मास्क का उपयोग ज़रूर करें। कोई भी व्यक्ति उसे 2 गज मीटर की दूरी से बात करें, उसके कॉन्टैक्ट में कम आएँ। अगर आप किसी कॉन्टैक्ट में अगर आ जाते हैं, तो स्वयं है तो क्वारंटाइन हो जाएँ और अपने सिम्पटम का एनालिसिस करें। दोस्तों अपन देखा जाता है कि भीड़-भाड़ वाले एरिया में काफ़ी लोगों को मास्क वगैरह नहीं लगा होता है। काफ़ी लोग जो है एक इस एक ही बर्तन में या एक ही गिलास का यूज़ करके उसको शेयर करके पानी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत है। इस चीज़ का हमें कुछ समय कड़ाई से पालन करना होगा क्योंकि अगर हम कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तो हम इस कोरोना वायरस से बच नहीं पाएँगे दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों का हमें करना है, ध्यान रखना है। अब क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ? दोस्तों देखिए, सबसे बेस्ट होता है घर का खाना, घर की सारी चीज़ें।
ठीक है, तो बाहर के जो चीज़ें होती है, जंक फूड जो भी है, जितना भी है, या जो भी प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि फास्ट फूड में आता है, बेकरी का आइटम या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इन चीज़ों का यूज़ कम करें। घर पे बनाएँ, स्वच्छ बनाएँ और वही खाएँ। हेल्दी डाइट प्लान करें दोस्तों। उसके अलावा मौसमी जो फल हैं, वो सभी यूज़ करें। अगर आप मौसमी फल बाहर से ला रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से धो के फिर यूज़ करें। अभी सर्दी का सीज़न है, तो उसमें नींबू पानी वगैरह का आप यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। मौसम्बी का जूस यूज़ कर सकते हैं, संतरे का जूस यूज़ कर सकते हैं। अभी मौसमी फल में अंगूर वगैरह आते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका शेक बना के ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पानी की कमी ना हो, इसलिए तरबूज़ वगैरह का भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पॉज़िटिव हैं और आइसोलेशन में हैं, तो उस समय खान-पीन का अच्छे से ध्यान रखें। हेल्दी डाइट प्लान करें, सॉफ्ट डाइट का ज़्यादा यूज़ करें, थूली, खिचड़ी, दलिया का यूज़ करें। दूध वगैरह का जो है वह यूज़ करें सुबह-शाम में, और मौसमी फल जैसे अ, विटामिन सी जिससे मिलता हो, जैसे नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरा हो गई, इसका यूज़ अच्छे से करें। मौसमी फल, अंगूर वगैरह, तरबूज वगैरह, इसका अच्छे से यूज़ करें ताकि बॉडी में पानी वगैरह की कमी ना हो। दोस्तों पानी का ज़रूर ध्यान रखें। पानी, अगर आप पॉज़िटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं, तो पानी हमेशा वार्म वाटर का ही यूज़ करें। उससे यह होगा कि आपके गले में किसी प्रकार कंजेशन या थ्रोट पेन नहीं होगा। अगर गले में काँटे वगैरह पड़ रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो वह आपको वार्म वाटर से काफ़ी उससे रिलीफ़ मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो डायरेक्टली कोविड वायरस को डिटेक्ट करते हैं। अगर ऐसे लक्षण अगर आपको अपने आप में पता चले या एनालिसिस आप करें, तो ज़रूर आप उसके जो पॉज़िटिव होने से आप उनसे बच सकते हैं, या किसी और को पॉज़िटिव करने से आप बच सकते हैं। कोरोना वायरस का अभी पिछले 1 साल में ये देखा गया है कि उसमें जो भी व्यक्ति पॉज़िटिव होता है, उसे उसका टेस्ट ज़रूर जाता है और उसकी स्मेल ज़रूर जाती है। और थर्ड होता है, उसको वीकनेस आती है। या तो पॉज़िटिव हुआ होगा उस समय आएगी, या फिर पॉज़िटिव होने के बाद में वो आइसोलेशन ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेगा, रिकवर हो जाएगा जब आएगी। तो दोस्तों ये 3 चीज़ अगर है, तो आप ये मान के चलें कि आप 80% डिटेक्ट हो चुके हैं। तो आप अपना आपकी जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाएँ। आरटी-पीसीआर करवाएँ या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पब्लिकली अवेयरनेस। अब पब्लिकली अवेयरनेस कैसे आएगी दोस्तों? तो अगर अ, हम जो है हमारे आस-पास के लोगों को समझाएँ, एक पोस्टर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, कि आप मास्क लगाएँ, प्रॉपर्ली हैंड सैनिटाइज़ करें। उससे भी एक अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या ऐसा शिविर लगाएँ जो ऑनलाइन के माध्यम से हो। तो भी इससे एक कहीं काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन माध्यम से हमें तो ऐसे होर्डिंग्स या पोस्टर शेयर कर सकते हैं पब्लिकली, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए। जिससे लोगों में कम से कम यह तो जागरूकता आएगी कि हम एक-दूसरे के संपर्क में ना आएँ, और एक-दूसरे से विदाउट मास्क या बिना प्रोटेक्शन के बात ना करें, या इस गंभीर बीमारी को रोकने में हम इस चीज़ से काफ़ी कारगर, यह जो है अवेयरनेस है, ये काफ़ी कारगर साबित होगी। दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं कोविड की, तो अभी जो करंट सिचुएशन है, इसमें जो इसका संक्रमण दर है, काफ़ी फैला हुआ है, मतलब इसकी वृद्धि काफ़ी हुई है। लास्ट ईयर में अपन ने देखा था कि संक्रमण दर जो थी, लेकिन उसमें जो उसके लक्षण थे वह काफ़ी खतरनाक थे, काफ़ी भयानक थे। लक्षण तो वो के वही है, पर और कुछ लक्षण इसमें ऐड हो चुके हैं। इसीलिए इसकी संक्रमण दर ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम हो चुकी है। लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्ली मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, या बाहर में भीड़-भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, खाना-पीना कर रहे हैं, सारी चीज़ें, एक-दूसरे से मिलना भी चल रहा है। ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। देखिए, आपको आपको सबसे पहले सर्वप्रथम अपने बारे में सोचना है और अपने परिवार के बारे में सोचना है। अगर भारत का हर नागरिक ये चीज़ को ध्यान में रख ले कि हमें इस बीमारी से बचना है, तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचना और परिवार के बारे में सोचना। तो वह
व्यक्ति जो है और उसका समाज जो है, उसका जो एरिया है, जो कॉलोनी है, वो काफ़ी हद तक इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कोविड-19 वायरस जो है, इसका हर समय-समय पर म्यूटेशन होगा और समय-समय पर ये अपने आप को अपने आप के लक्षण लक्षण और अपने आप के जो संरचना उसको चेंज करेगा। तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है और इस सारी चीज़ों को अवेयरनेस को हमें अपने इस जो बिहेवियर है उसके अंदर है तो इंक्लूड करना होगा। दोस्तों आज वृद्धि दर संक्रमण की वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, लोगों में कुछ थोड़ी बहुत जागरूकता है तो वह ठीक भी हो रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यह और गंभीरता से फैले, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। अभी भारत सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन जो है वह लगाया गया है। वैक्सीनेशन में अपन देखते हैं कि अभी ऑल वर्ल्ड में अभी 3 तरह के वैक्सीन्स वगैरह जो अवेलेबल है। सबसे पहली है कोविशील्ड, सेकंड है अपनी फाइज़र और थर्ड है अपनी कोवैक्सीन, ठीक है? तो कोविशील्ड जो है, उसका जो कंटेंट है, वो आपको बताना चाहूँ कि वो कंटेंट है एक चिंपांजी। एक चिंपांजी एक प्राइमेट कैटेगरी में आता है, एक बंदर है चिंपांजी, उसके कोल्ड से बना हुआ वायरस है, जो कि 18 से ऊपर वालों को लगाया जाता है, ठीक है? सेकंड आता है अपना फाइज़र। ये जो फेज़र है, इसका जो कंटेंट है, ये लाइव कोरोना वायरस है, जो वायरस है उसका जो फेज़र है, वह लाइव कोरोना वायरस से के कंटेंट से मिलकर बना होता है दोस्तों, और यह अपने इंडिया में अभी मौजूद नहीं है या अवेलेबल नहीं है। थर्ड आता है अपना कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो रहता है वो 18 से कम आयु के लोगों के लिए लगने वाला है या लगेगा आगे। कंटेंट इसका जो होता है वो डेड वायरस है। डेड वायरस कोरोना का ही डेड वायरस। ठीक है दोस्तों, एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं कि एक और वैक्सीन आने वाला है जिसे कोवोवैक्सी कहा जा गया है, कोवोवैक्सी नाम दिया गया है और इसकी सितंबर मंथ में आने की संभावना है दोस्तों। इसके अलावा तो काफ़ी चीज़ें आपको बता ही दी गई है मैंने, पर फाइनली आपको ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर हमें इस बीमारी से बचना है, तो हमें प्रॉपरली अपने खुद में अवेयरनेस लानी पड़ेगी और खुद हमें इन चीज़ों से आगे आके लड़ना रहेगा और प्रॉपरली ये सारी अवेयरनेस रख के मास्क लगा के प्रॉपरली मास्क लगा के हैंड सैनिटाइज करके और लोगों को इसके प्रति हैंड सैनिटाइजर और मास्क के प्रति जागरूक करके दोस्तों। ठीक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। इफ किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Hello, sir. I'm audible. Hello. हेलो। यस सर I'm प्लीज audible, ma'am. कंटिन्यू। यस सर कंटिन्यू। हाँ मैम, एक्चुअली एक पूछना था, ये कोविशील्ड हमने लिया है बट इट डजंट वर्क, यानी कोई ऐसे साइड इफेक्ट, फीवर, हेड पेन, बॉडी पेन ऐसे कुछ फील नहीं हुआ हमें। तो इसका जानना था कि ये रिएक्ट क्यों नहीं किया और रीजन क्या है। कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों को नहीं हुआ है। Is it audible, ma'am? यस सर। डॉक्टर नीलेश, वी हैव अ क्वेश्चन हियर प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ऑडिबल है। हाँ सर।
गुड आफ्टरनून सर. हेलो. सर आपका माइक हेलो. अनम्यूट है सर. सर आपका माइक अनम्यूट है, सर ओपन कर लीजिए सर. Yes sir. Is it audible now? Hello. Rahul sir, you are audible. Yes, I think there is something network issue from Dr. Nilesh Rathod sir. मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो. हाँ सर, अभी आ रहा है बोलिए आपका सर. आवाज. सर एक क्वेश्चन था. अभी हमारा रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने वैक्सीनेशन कराया है हमें सारी फैकल्टीज का. हेलो. आवाज आ रही है? हेलो. Yes, sir. आवाज आ रही है सर? अब आ रही है आवाज मुझे आपकी. ओके ओके. सो हमारा सर जी. वैक्सीनेशन हुआ है अभी रिसेंटली. जी जी. So we have seen कि some of the faculties are going through several fever और हाँ. भी सारे कई symptoms है. And हाँ. like me and few of my colleagues, they do not हाँ. get affected with that हाँ. Covishield. So कुछ उसके Okay. specific कोई reasons है? हाँ, स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है सर. एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन जो होता है ना, हाँ. तो कोई भी वैक्सीन जो होता है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर देता है. अब कॉम्प्लिकेशन Right. किसको देगा? ध्यान से सुनिएगा. अब जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर्सन को दिए जाएंगे जिसकी इम्यूनिटी शुरू से वीक रही हो, या जिसे शुरू से कुछ ना कुछ Right. कॉमोर्बिड डिसीज रही हो, जैसे बीपी की रही हो प्रॉब्लम, शुगर की रही हो, या पुराने टाइम से काफी उनको Okay. मौसमी फ्लू वगैरह होते रहे हो, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन दे सकता है वो. हम्म. लेकिन Okay. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविशील्ड लगने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया. इवन सेकंड डोज लगने हाँ. के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आई है. तो उनकी इम्यूनिटी जो है Okay. वो काफी स्ट्रोंग है, और उस इम्यूनिटी ने उस जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है बॉडी में. तो उससे घबराने वाली कोई Okay. इशू, Fine. Fine. घबराने वाली कोई बात नहीं होती है सर. कुछ अगर हम टिटनेस वैक्सीन Okay. भी Okay. लगाते हैं जनरली, आपने कभी टिटनेस वैक्सीन लगाया होगा, तो जनरली टिटनेस वैक्सीन लगाने के बाद भी अगले 24 आवर्स तक कंटिन्यू डिजीनेस बना रहता है, नींद आती है, Right. और हल्का सा कमजोरी जैसा एहसास होता है. वो हम्म. उसी वजह से होता है कि कोई भी वैक्सीन वगैरह जो उसको बॉडी थोड़ा सा देखो एक्सेप्ट करने थोड़ा समय लेती है. किसी की बॉडी जल्दी एक्सेप्ट हाँ. कर लेती है, किसी को बॉडी समय लगाती है, और कुछ भी नहीं है. उसका कोई बहुत बड़ा Right. रीजन नहीं होता सर. जी. ओके ओके. नहीं, थोड़े मिसकंसेप्शंस थे कि फीवर आना ही चाहिए. तो मैं नहीं और नहीं मेरे नहीं कुछ नहीं. कलीग्स है, तो हाँ हाँ हमें कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ. और बाकी हमारे जो कलीग्स थे, मतलब उन्होंने काफी सारे हाँ. पैरासिटामॉल्स और वो डोलो 650 वो लेकर वो चल रहे हैं. सो इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट था. तो हमारे काफी हाँ बच्चे हाँ यहाँ अप्लाइड फॉरेंसिक रिसर्च साइंसेस में वॉलंटियर्स है, तो हाँ उन्होंने हाँ. मुझे लिंक भेजी थी. जी. तो अच्छा सेशन था सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेलकम. हेलो सर, आई एम ऑडिबल. हाँ. सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब 2-3 फ्रेंड हैं, वो लोग अभी रिसेंटली कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. मतलब काफी दूर थोड़ा रहते थे सा वो लोग, पर अब आपकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर. आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. हेलो सर, आई एम ऑडिबल. हाँ जी, बोले हम. जी जी बोलिए. सर मेरे कुछ फ्रेंड हैं, अभी 2-3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं. हाँ हाँ. तो वो मेंटली बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए, मतलब जब से कोविड पॉजिटिव आया काफी परेशान से हैं. तो उनको किस जी. तरह से, मतलब क्या बोला जा सकता है, किस तरह से उनको समझाया जा सकता है, कुछ आप बताएं तो. सबसे पहले आप ये बताएं उनको सिम्टम्स है या नहीं है, किसी प्रकार के सिम्टम्स सर या सिम्टम्स भी सिम्टमेटिक है हैं. पूरी तरह से. सर और सिम्टम्स भी थे, मतलब गले में खराश वगैरह थी, और काफी टाइम से उन्होंने रिपोर्ट भी करवाई है, और वो लोग पॉजिटिव भी रिपोर्ट में आए हैं. ओके. अभी वो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में है? सर होम आइसोलेशन में. होम आइसोलेशन में है ना. तो देखिए, सबसे पहली बात तो
अभी जो महामारी है उसका जितना जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है उससे काफी लोगों में उसका ना भय ज्यादा है। तो सबसे होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये सभी जो चीजें है साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो आप लोगों को ही करना है। उनको उनको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि देखिए ये क्या है, जरूरी नहीं सभी पेशेंट्स में गंभीर लक्षण ही आए, कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल लक्षण नहीं आते और आइसोलेशन में रह के वो ठीक हो जाते हैं। उनको आप यही बोलिए कि आइसोलेशन में अगर आप हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग जरूर बना के रखें। पहली बात, मेडिसिन सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन उनको दी गई है वो टाइम टू टाइम वो लें। तीसरी बात, हेल्दी फूड हेल्दी डाइट वगैरह प्लान करें और अगर हो सके तो बाकायदा जो भी अगर उनका जिस भी रूम में वो आइसोलेट है वहाँ पे अगर टीवी वगैरह की व्यवस्था हो तो बिल्कुल समय से उनको बोलिए कि आपकी जो भी दिनचर्या है उसको कंटिन्यू आप कीजिए। ऐसा दिमाग पे बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि अगर हमें पॉजिटिव हो चुका हूँ तो मुझे गंभीर लक्षण आने लग जाएंगे या फिर मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर मैं परिवार वालों से नहीं मिल पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल दिमाग से वो निकाल दें। और ये सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि आप उनसे काफ़ी कॉन्टेक्ट में रहते होंगे। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबसे बेस्ट रहेगा होम आइसोलेशन वाले पेशेंट के लिए। तो आप उन्हें मेंटली जो है प्रिपेयर आप कीजिए, ठीक है। हेलो। जी हेलो। थैंक यू सर। हाँ। जी सर थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो सर। हाँ हेलो सर, एक और जी क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे बिफोर वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, हाँ लेट्स से आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल्सो मुझे अगर कोविड होता है, सो व्हाट इज हाँ द डिफरेंस? क्या उसमें सिम्टम्स में कोई डिफरेंस आएंगे? आफ्टर वैक्सीनेशन बिफोर वैक्सीनेशन एंड बिफोर। आफ्टर वैक्सीनेशन। हाँ। हाँ तो बिफोर वैक्सीनेशन में अपन देखते हैं तो मैंने अभी जो सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स हाँ। आ सकते हैं। और आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ ओके। सिम्टम्स इंक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप, इंक्रीज हो हाँ ओके। इंक्रीज इसलिए हो सकते हैं, मेरी बात सुनिए, इंक्रीज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम्म। आपने वैक्सीन लगाया उसके तुरंत 3 से 4 दिन बाद सबसे पहले तो जो बॉडी पेन वगैरह होता है वो जनरली एक वैक्सीन लगाने पे भी होता है। तो वो तो हाँ। बॉडी पेन वो एक ऐड हो जाएगा उसमें, वो एक हम्म। अलग से ऐड हो गया उसमें। बाकी कफ कोल्ड फीवर जनरली ये रहेगा। उसके अलावा कफ कोल्ड फीवर के अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह जैसा कुछ नहीं रहेगा अगर आपको कोई पुरानी अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं हो तो। अगर अस्थमेटिक वगैरह प्रॉब्लम वगैरह रही, एम्फाइसीमा जैसी कोई परेशानी वगैरह रही या चेस्ट से जुड़ी कोई परेशानी रही तो हल्की फुल्की ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उसमें नेजल कंजेशन वगैरह होता है तो नेजल कंजेशन की वजह से तो ऐसी ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहती है, आपको ही पता है ना। तो ऐसा बिफोर जो है वो तो सारे जो मैंने सिम्टम बताए वो फॉलो करता है जो कोविड डिटेक्टिव पेशेंट होता है वो। और आफ्टर वैक्सीनेशन जो है उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जो ऐड हो जाते हैं और वो मौसमी जो रहते हैं वही। जैसे अभी मैंने पाया गया है लास्ट 15 डेज में कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको वॉमिटिंग और डायरिया हुआ। उनको वैक्सीन हो चुका है लेकिन वो वॉमिटिंग और डायरिया हुआ। उसका एक कारण ये भी रह सकता है कि वो मौसम की वजह से जो वैक्सीन वगैरह लगा उसका एक गर्मी बोलते हैं ना, गर्मी जो रहती है उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई। बाकी वो सब पेशेंट स्टेबल है। ओके, मतलब स्टेबिलिटी। जैसे, हाँ हाँ, जैसे बोलिए। आफ्टर वैक्सीनेशन इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ दैट वैक्सीनेशन? फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। जैसे हेलो। सर, अगर वैक्सीनेशन हाँ लेने के बाद भी अगर मैं कोरोना पॉजिटिव आता हूँ, हाँ सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? मतलब बॉडी को कितना बुरा अफेक्ट कर सकता है या कुछ पॉजिटिवनेस रहेगा कि जितना बिफोर वैक्सीनेशन इफेक्ट नहीं करेगा उससे कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसे कुछ? बिफोर वैक्सीनेशन आपको अफेक्टेड ज्यादा करेगा आफ्टर वैक्सीनेशन के मुकाबले। आफ्टर वैक्सीनेटेड आप इतने अफेक्टेड नहीं आफ्टर होंगे जितने वैक्सीनेशन? बिफोर वैक्सीन। आफ्टर ओके। ओके, वैक्सीनेशन के थैंक यू बाद सो आप मच। इतने अफेक्टेड नहीं होंगे जितने वैक्सीनेशन के पहले होंगे आप, ऐसा। ओके ओके, फाइन, थैंक यू सो मच सर। ओके।
हेलो हेलो जी। सर, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ बोलिए सर। सर, एक क्वेश्चन था। आवाज आ रही है क्वेश्चन ये आपको? है कि प्रॉपरली आवाज आ रही है? हाँ हाँ, प्रॉपरली हाँ क्लियर है जी, आपकी बोलिए वॉइस। जी। सर, क्वेश्चन ऐसा था रिगार्डिंग कि जैसे अगर किसी को टेम्परेचर होता है हाँ, और उसी बीच उस जस्ट वो क्योर होता है, उसके बाद में अगर वो वैक्सीन लेता है तो उसका कुछ इफेक्ट होता है बॉडी पे? टेम्परेचर किस वजह से पॉजिटिव है, इस वजह से टेम्परेचर है या जनरली उसको टेम्परेचर है? नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर से रिकवर होने के बाद में। नॉर्मल टेम्परेचर से अगर रिकवर हुआ है पेशेंट तो उसको हम्म। आफ्टर 1 वीक उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 1 वीक? जनरली हाँ, क्योंकि ये रहता है कि जनरली एक से 2 बार भी अगर उसको फीवर वगैरह आया हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी पे थोड़ा सा असर रहता है कि वो इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी प्रॉपर होनी चाहिए अपनी, उसके बाद ही आप वैक्सीन वगैरह लें। क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक रहेगी और ऊपर से अपन वैक्सीन वगैरह लगवा लेंगे तो कुछ सिम्टम्स वगैरह बढ़ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आते हैं, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते हैं। किसी को वैक्सीन लगाया उसी दिन फीवर भी आ जाता है, उसको बॉडी एक भी हो जाता है, हेडेक भी हो जाता है, वो किसी को कुछ नहीं होता। ये सारी चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना राइट। रखना पड़ता है। हाँ। ओके ओके सर, दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा था। हम्म। जैसे जो सीनियर सिटीजन है जिनको हाँ 60 प्लस है, या फिर आपका जैसे 45 प्लस अभी किया है गवर्नमेंट ने, तो अगर उन्हें हाँ ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम है हाँ। तो उनको वैक्सीन देने के साथ में और क्या हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेना चाहिए? देखिए, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। ये तो पहले, सबसे पहले तो ये मेंटली अपन को प्रिपेयर, ये सारी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि भय काफी है लोगों में। तो हाँ अगर राइट। उनको कमोरबिड, हाँ कमोरबिड डिसीज अगर उनको है, और ऐसे पेशेंट जिनको शुगर और बीपी की मेडिसिन या थायराइड की चलती है, तो वो कंटिन्यूस मेडिकेशन को बंद ना करें। उसको ऐसा नहीं कि एक दिन वैक्सीन लिया तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होने लग गए तो बोले ये मेडिसिन बंद कर देते हैं उस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं, आपका जो कमोरबिड डिसीज का मेडिसिन है वो कंटिन्यू चलने दें, उसको बंद ना करें। वैक्सीन वगैरह लिया है, उसके 1-2 दिन के अंदर फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी ऐसा हो सकता है, तो उसका सिम्टोमेटिक आप जो भी है ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर जी हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। आपने अभी जैसा बताया था, जो पहले क्वेश्चन था कि मतलब जैसे अगर वैक्सीन लग जाती है फर्स्ट डोज तो उसके बाद बहुत कम चांस होती है कि वापस पॉजिटिव हो, हाँ ठीक है। राइट? हाँ सर मैं बताती हूँ, एक रिलेटिव है मेरे इंदौर के अंदर, अभी हाँ हाँ उनको फर्स्ट डोज लग चुका था, उस डोज को लगे हुए 8 दिन हो गए थे और वो हाँ। पॉजिटिव इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन में है अभी हॉस्पिटल के अंदर, तो ये कैसे हुआ? उनकी एज कितनी रही होगी? उनकी एज 50 अप्रॉक्स है। 50 ईयर प्लस है ना? कुछ कमोरबिड डिसीज वगैरह थी उनको, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या कुछ सर्जिकल हिस्ट्री? हाँ हो सकता है कि एज के हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम थी शायद। है ना? कमोरबिड डिसीज वाले पेशेंट जो है उन पर थोड़ी, जैसे वैक्सीन का काम होता है एंटीबॉडी डेवलप करना, है ना? अब एंटीबॉडी डेवलप, वैक्सीन ने तो उसका काम स्टार्ट कर दिया एंटीबॉडी डेवलप करने का। सेकंड, उनको बूस्टर डोज 28 दिन बाद लगता, तो वो पूरी तरह से उनका एंटीबॉडी डेवलप हो जाता। लेकिन उस बीच में उनका, अब ये कमोरबिड डिसीज की वजह से उनकी बॉडी जो थी, उनकी इम्यूनिटी थी वीक, तो उस बीच वो किसी के संपर्क में आए होंगे और पॉजिटिव हो गए होंगे। और संपर्क में भी ऐसे व्यक्ति के आए होंगे जिसे लक्षण अच्छे खासे वाले होंगे, मतलब गंभीर लक्षण होंगे, वो उनको पता नहीं होगा क्या। क्योंकि क्या रहता है, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो यंग एज के रहते हैं जिनको सिम्टम नहीं आते हैं, और ऐसे लोगों के अगर संपर्क में अगर आते हैं जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा, इन्फेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, तो उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनको वैक्सीन की एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई उसके पहले ही वो किसी के संपर्क में आके पॉजिटिव हो, 45 डेज में एंटीबॉडी पूरी तरह से और डेवलप हो अगर जाएगी। इसमें सेकंड डोज लग जाता है? हाँ, सेकंड डोज अच्छा, हाँ लग और जाता है जैसे फिर। सेकंड डोज का टाइम आ जाता है और अगर वो लगवा लेते हैं तो उसके बाद मतलब सेकंड ऐसे डोज के भी हॉस्पिटल में होते हुए भी लगा देते हैं ना? नहीं, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट पॉजिटिव कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हुआ है और वहाँ पे अगर वो वेंटिलेशन पे है या जहाँ भी एडमिट है, और उस समय उसको वैक्सीन नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसकी तो वैसे इम्यूनिटी वीक रहती है, वैक्सीन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं उसको, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल में हाथों हाथ नहीं दिया जा सकता।
अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। Sir, maybe no more questions. Hello, sir. Am I audible? Yes, ma'am. मुझे वो सर से एक क्वेश्चन था। Yes, ma'am. Please continue. जो आफ्टर वैक्सीनेशन मतलब कोई डायबिटीज पेशेंट है तो आफ्टर वैक्सीनेशन क्या क्या खाना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो वो नहीं खाना। तो वो जो पेशेंट है डायबिटीज या तो थायराइड के पेशेंट है, उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या खाना जरूरी होता है, यही पूछना थोड़ा था। रिपीट क्वेश्चन कर दीजिए, आप फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी सर, जी सर। मेरे माता बोलिए। पिता वो डायबिटीज हाँ, के पेशेंट हैं और मम्मी को थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो ओके। उन्होंने 2-3 दिन पहले वैक्सीनेशन करवाया है। तो उनको हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा? क्या एज है क्योंकि उनकी? यहाँ पे हाँ, मम्मी की 41 और पापा की 45। 41 और 45, ठीक है। अभी वैक्सीन वगैरह दोनों को लग चुका है? हाँ जी, हाँ जी। कोई कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं आई वैक्सीन लगाने के 1-2 दिन में? नहीं, कोल्ड जैसा कुछ लगा? पापा को थोड़ा सा वो सिम्टम्स आया था, बुखार वगैरह, लेकिन मम्मी को ओके। वो ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी जो मेडिसिन रेगुलर चलती है, जैसे मम्मा के आप थायराइड बता रहे हैं, थायराइड की चलती है, पापा को भी हाँ हाँ चलता है कुछ बीपी शुगर का, हाँ तो हाँ, आप वो चलता है। हाँ, चलने दीजिए मेडिसिन। पापा को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर वगैरह आ रहा है, तो उनको सिम्टोमेटिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या खाना क्या नहीं खाना, या हाँ सर, अभी वही। नेक्स्ट 1 वीक तक इनको है तो पूरी तरह से हेल्दी फूड वगैरह का यूज करना है। उसमें छोली खिचड़ी दलिया वगैरह है जो घर पे ही आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, बाहर का जो भी तला गला जो भी है इनको अवॉइड करना खाने में। मौसमी फल, अंगूर हो गए, विटामिन सी के लिए नींबू पानी वगैरह हो गया, और जैसे मौसमी संतरा वगैरह जो भी मौसमी फल है उनके जूस वगैरह का ये प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। दूध वगैरह का यूज कर सकते हैं। 1 वीक तक हमें पूरी तरह से अपनी जो इम्यूनिटी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का पूरा कार्य करना है। ठीक है। ठीक है सर। मेडिसिन वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करना। अगर हेडेक वगैरह या फीवर वगैरह हुआ है आपके फादर को, तो 1 या 2 दिन मेडिसिन खाएं सिम्टोमेटिक, जैसे कैल्पल वगैरह होती है फीवर के लिए, वो 1-2 दिन ले, उसके बाद उसको बंद कर दें वो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर, इसमें काम पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? जैसे अगर बर्तन की दुकान है और अगर वैक्सीन लगवाई हाँ, तो उस हाथ से कुछ उठाना करना या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी? नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। अगर फीमेल्स वगैरह में है और वो अगर जैसे ज़्यादा फिजिकली हार्ड वर्क नहीं करते, तो उनको तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। क्या रहता है, जहाँ वैक्सीन वगैरह जो जिस दिन लगेगा उसको 24 आवर्स, हाँ 24 आवर्स तक बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट ही करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी ऐसा कोई विशेष ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता। ओके सर। I think we don't have any more questions, sir. So thank you very much, sir, for the event. I hope everyone will follow the precautions. ओके, Thank you for the event, sir. थैंक यू। Now, we would like to welcome Ms. Anushka Yadav, member of Applied Forensic Research Sciences. थैंक यू टीम ऑफ FRS टीम। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू सर। राकेश जी और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे जो भी वेबिनार वगैरह करते रहें। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अनुष्का, आप स्टार्ट कर दीजिए आपका जो एक्टिविटीज था। Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all. I'm Anushka Yadav, member of Applied Forensic Research Sciences. आज ऑर्गेनाइजेशन ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। इस उपलक्ष्य में हम एक नई शुरुआत, एक नई सकारात्मकता, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ करने वाले हैं। So this is a new beginning of our group. इस उपलक्ष्य पर हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नया कैंपेन, एक नया आइडिया के साथ लेकर आए हैं। ऐसे नो कि हमने एक अखंड प्रतिक्रिया कैंपेन करके स्टार्ट किया था, जिसका रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिला है। अब हम उसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अखंड प्रतिक्रिया 2.0 के नाम से एक नया कैंपेन, जो कि पुराने आइडिया पे बेस्ड है, उसे लाए हैं, जिसमें हमने बहुत सारे कंटेंट नए लाए हैं। इस कैंपेन का बेसिक आइडिया है टू प्रिवेंट द क्राइम्स। अखंड प्रतिज्ञा क्राइम प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस कैंपेन में हमने अवेयरनेस स्प्रेड किया था, और अब हम इसके तहत प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस दोनों बताएंगे। इसमें हमारा मोटिव है वुमेन सेफ्टी। जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं वुमेन्स को लेके, वुमेन्स के साथ, उस चीज से कोई अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकता है, ये हम मोटिव रख के आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड मोटिव है हमारा फॉरेंसिक साइंस अवेयरनेस। एज वी ऑल नो कि फर्स्ट रिपोर्टिंग जो होती है वो एक नॉर्मल पीपल के द्वारा होती है किसी भी क्राइम सीन पर। तो हम इसके तहत ये बताएंगे कि हमें कोई भी एविडेंसेस को अल्टर नहीं करना है क्राइम सीन पर जाकर। और थर्ड हमारा मोटिव है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, एज यू ऑल नो कि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पीपल। मतलब हर किसी को नॉलेज नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी से क्या कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम से, और क्या होता है साइबर क्राइम बेसिकली। तो हम इसमें ये भी बताएंगे। फोर्थ मोटिव हमारा है ड्रग एडिक्शन एंड अवेयरनेस। तो हमारा जो यूथ है ड्रग के प्रति बहुत ज्यादा तरह से अट्रैक्ट हो रहा है और बर्बाद भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम इस चीज से उसे कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे उस चीज को आगे फर्दर हम सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके हमने कुछ एलिमेंट्स डिसाइड करे हैं अखंड प्रतिज्ञा 2.0 के तहत। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है प्रिवेंशन मेथड्स। जैसे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं एक विक्टिम बनने से, कैसे हम क्राइम को अपने से होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड है अगर हमारे साथ क्राइम हो गया है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस चीज से डील कर सकते हैं, कैसे आगे फर्दर जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम सेकंड चीज में ये बताएंगे। थर्ड, हमें सबको पता है कि कोई भी क्राइम होता है एक सीक्वेंस से होता है। मतलब हर क्राइम की एक सीक्वेंस चलती है जिसमें हमेशा क्राइम अपने आप को दोहराता है। क्रिमिनल चेंज हो सकते हैं, विक्टिम चेंज हो सकते हैं, मगर एक मोड ऑफ क्राइम कहीं ना कहीं सेम होता है। तो हम उससे करंट क्राइम कंटेंट भी लेकर आएंगे, जिससे ये बताएंगे कि क्राइम किस तरह से हो रहे हैं और उस चीज से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर हम
ऑल्सो हम इसके तहत एक नई एक्टिविटी लेकर आए हैं जिसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है और कोई बाउंडेशन नहीं है, हर तरह का व्यक्ति इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें हम सबके थॉट्स कलेक्ट करेंगे एंड फिर आगे क्या कर सकते हैं उस चीज पर डिस्कशन करेंगे। तो इस एक्टिविटी में आपको अपना एक शॉर्ट वीडियो 1 to 2 मिनट्स का वीडियो देना होगा हमें गिवन नंबर पर। एंड इसके अंदर कंटेंट ये होगा कि आप कैसे अपने सोसाइटी में क्राइम रोक सकते हैं या क्राइम फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे आप सभी के वीडियोस को हमारे AFRS की वेबसाइट पे चैनल पे डालने की, और आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप सभी का पार्टिसिपेशन हमें बहुत मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए और आगे की चीजें करने के लिए। थैंक यू। रिगार्ड AFRS।